Today we will discuss a topic जो है physical significance of wave function. Okay. So now let us understand what it is, है ना. टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन. अब ये होता क्या है दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेव फंक्शन. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को पहले समझेंगे. आफ्टर दैट वी विल कम टू द वेव फंक्शन. ओके, देखिए, अगर हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन को समझना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन होता क्या है, राइट. तो अगर हम बात करते हैं किसी ओशियन या रिवर का, ठीक है, लेट अस कंसीडर, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई रिवर है या फिर ओशियन है. ठीक है, तो अगर हम किसी रिवर या ओशियन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे व्हाट डू वी ऑब्जर्व? A variation of waves over there, right? A variation of waves. अगर हम किसी रिवर या फिर किसी ओशियन के बारे में डिस्कस करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वहां पे वेव्स का वेरिएशन हो रहा होता है. वहां पे वेव्स का वेरिएशन हो रहा होता है और इसी कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वेव की वजह से क्या बनता है? फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर यानी ये जो वाटर आगे बढ़ता है वो किसकी वजह से, क्यों वो आगे बढ़ रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है. वेरिएशन आ रहा है. किसका वेरिएशन आ रहा है? वेव का वेरिएशन. अंडरस्टूड? ठीक है, तो वेव के वेरिएशन से क्या हो रहा है? यहाँ पे पानी आगे बढ़ रहा है, फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. If we talk about the production of sound, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या है? बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स है, राइट. छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स है. और जैसे ही क्या होता है, साउंड किसी सोर्स से प्रोड्यूस हुआ. लेट्स सपोज ये सोर्स था, कुछ स्पीकर था, ठीक है, इससे क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ. अब ये साउंड आगे कैसे बढ़ता है? ये प्रोपगेट कैसे करता है? प्रोपगेट कैसे करेगा? हम जानते हैं कि एयर में क्या है? पार्टिकल्स है. एयर के कुछ पार्टिकल्स है ना. ये साउंड क्या करता है? इस पार्टिकल्स के थ्रू, एयर के थ्रू आगे बढ़ता है और फिर जो भी ऑब्जर्वर है या फिर जो भी सुनने वाला है ना, उसके पास तक पहुंचता है ये साउंड, राइट. बिकॉज वी नो दैट कि साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल या फिर टू प्रोपगेट, है ना. विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपगेट. साउंड आगे नहीं बढ़ सकता, राइट. तो अगर हम साउंड का बात करें कि ये कैसे आगे बढ़ता है, तो वो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है. ठीक है, ये है कॉम्प्रेशन, ये है रेयर फ्रैक्शन, ये है कॉम्प्रेशन. ठीक है, तो साउंड कैसे आगे बढ़ रहा होता है? गैस के पार्टिकल्स पहले बहुत क्लोज आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन. क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? वो गैस के पार्टिकल्स थोड़े सेपरेट आउट हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं. दैट इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन. फिर से कॉम्प्रेस होते हैं, फिर से रेयर फ्रैक्शन करते हैं और इस तरीके से क्या होता है? साउंड आगे ट्रैवल कर रहा होता है, राइट. यानी अगर हम साउंड का बात करें, साउंड का फॉर्मेशन का बात करें, तो यहाँ पे भी वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहा है ना. यहाँ पे भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है. किसका वेरिएशन? गैस के पार्टिकल्स का.
राइट। गैस के पार्टिकल्स में वेरिएशन आ रहा है, पहले कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफैक्शन होगा। तो इस वेरिएशन की वजह से साउंड आगे प्रोपगेट हो रहा है और साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। इन अ सिमिलर फैशन, इन अ सिमिलर वे, इफ वी टॉक अबाउट लाइट, ठीक है, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट कैसे बनता है या लाइट कैसे आगे प्रोपगेट होता है? ड्यू टू द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन आने की वजह से लाइट का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, लाइट बन रहा होता है, लाइट आगे प्रोपगेट हो रहा होता है, ठीक है। So, as variation in waves result into the flow of water, है ना, variation in pressure of gas results into the formation or propagation of sound, and variation of electric field and magnetic field results into the formation or the propagation of light, है ना। हमने जैसे देखा कि वाटर का फ्लो जो है वो किसकी वेरिएशन बन रहा है? वेव की वेरिएशन से बन रहा है। अगर हम यहाँ पे साउंड का बात करें तो साउंड में गैस पार्टिकल के वेरिएशन से साउंड का प्रोपगेशन हो रहा है। लाइट का बात करें तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है? वहां पे लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है। इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर फैशन, यहाँ पे अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो क्या होता है कि वेव फंक्शन जो होता है वो प्रोपगेट करता है वेव को, ठीक है। यानी वेव फंक्शन हुआ क्या? वेव फंक्शन प्रोपगेट्स द वेव, वेव आगे बढ़ पाता है किसकी वजह से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की वजह से, ठीक है। सो इफ वी डिफाइन वेव फंक्शन, अगर हम वेव फंक्शन को डिफाइन करें तो व्हाट इट इज? वेव फंक्शन क्या होगा? वेव फंक्शन is the quantity, wave function is that quantity whose variation result into the propagation of wave, ठीक है, अंडरस्टूड। कि वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, वेव फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके वेरिएशन की वजह से वेव आगे बढ़ रहा होता है, क्या? वेव फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके वेरिएशन की वजह से वेव आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो द वेरिएशन सीन इन द वेव, इन द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये था समझने वाली बात, है ना। ये सारी जो बातें थी वो क्या थी? समझने वाली, कि वेव फंक्शन, अच्छा ठीक है, हम डेफिनेशन तो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ ले होते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअली, उसे समझना इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो वेव फंक्शन क्या है कि जैसे हम लोग देखें कि साउंड आगे बढ़ रहा है, उसका रीजन है क्या? उसका रीजन क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, है ना, वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अगर क्या होता है? वाटर का फ्लो आगे बढ़ रहा है तो उसका रीजन है वेरिएशन ऑफ वेव, है ना। अगर लाइट आगे बढ़ रहा होता है तो उसका रीजन है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन अ सिमिलर वे वेव का रीजन क्या है? वेव जो प्रोपगेट कर रहा है वो किसकी वजह से प्रोपगेट कर रहा है? ड्यू टू द वेरिएशन इन वेव फंक्शन, ठीक है। तो वी अंडरस्टूड, हम समझ गए कि वेव फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब अगर इस वेव फंक्शन का हम डेफिनेशन देखें या फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले समझते हैं। वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, एंड दिस इज नोन एज साई। इसे क्या पढ़ते हैं? साई, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम साई। यानी जो वेव फंक्शन है इट इज डिनोटेड बाय साई, ओके। So let us understand now कि वेव फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। What is वेव फंक्शन, ठीक है। अगर हम वेव फंक्शन का बात करें ना तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी।
it is a complex quantity and it is denoted by psi, right? It is denoted by psi. Okay, it is denoted by psi. Okay, this. अब सिंस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि वेव फंक्शन कैसी क्वांटिटी है, बताइए? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना? ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. तो हमने पहले पढ़ा है क्लास 11th में, हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? किसके बारे में पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते थे? जो किस फॉर्म में होते थे? वो कुछ इस फॉर्म में होते थे, a प्लस आई बी के फॉर्म में होते थे. a प्लस आई बी के फॉर्म में होते थे, राइट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता था. और हमने यहाँ पे क्या देखा कि वेव फंक्शन भी कैसा क्वांटिटी है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. तो ये वेव फंक्शन भी किसके फॉर्म में होगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, राइट? जहां पे ये जो a है, इट इज अ रियल पार्ट. ये क्या है? रियल पार्ट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट b, तो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट. ये है आपका इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? कैसे पता चला इमेजिनरी पार्ट है? बिकॉज इसके साथ क्या लगा हुआ है? आई. आई मीन्स आयोटा. ठीक है? एंड आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है यानी बी, दैट इज इमेजिनरी पार्ट. ठीक? अब यहां पे देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो साई है, ये जो वेव फंक्शन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और ये किस फॉर्म में होगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा. ठीक है? अब इसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है. हम इसके बाद फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ साई. क्या फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ साई. क्यों फाइंड करेंगे? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा. तो पहले समझते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है. ठीक है? कॉन्जुगेट ऑफ साई. कॉन्जुगेट ऑफ साई. ठीक? कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करना. जैसे हमने देखा कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, तो इसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी. ठीक है? बस ये साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस आई बी, राइट? a माइनस आई बी. ठीक है? तो ये आपका आ गया क्या? कॉन्जुगेट ऑफ साई. ओके? अब इफ वी टॉक अबाउट वेव फंक्शन, अगर हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, देन इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है? अगर हम सिर्फ वेव फंक्शन की बात करते हैं ना, तो वेव फंक्शन का कोई भी अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. वेव फंक्शन का कोई भी अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. ठीक है? लेकिन अगर हम क्या करें, साई के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें. अगर हम साई के साथ यानी वेव फंक्शन के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे, तब वो फिजिकली सिग्निफिकेंट बन जाता है. ठीक है? यानी हमें क्या करना होगा? अगर हमें साई को फिजिकली सिग्निफिकेंट बनाना है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी साई स्टार के साथ. कॉन्जुगेट ऑफ साई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे साई स्टार से. ओके? तो देखिए, अभी हमने देखा कि साई जो होगा वो a प्लस आई बी होगा, जहां पे a क्या होगा? रियल पार्ट एंड b क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? अगर हम साई स्टार देखें तो ये जो साई स्टार है ये क्या है? कॉन्जुगेट है. तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी. ये क्या है आपका? कॉन्जुगेट ऑफ साई. ओके? व्हाट इट इज? कॉन्जुगेट ऑफ साई. अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस खुद का नहीं होता. ठीक है? लेकिन अगर उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो फिजिकली सिग्निफिकेंट बन जाएगा. तो हम बनाते हैं उसे फिजिकली सिग्निफिकेंट. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का. ये क्या हो जाएगा? साई इंटू साई स्टार.
ठीक है, साई इंटू साई स्टार। साई इंटू साई स्टार। ठीक, तो साई इंटू साई स्टार को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, साई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? हम जानते हैं साई का वैल्यू इट इज a प्लस आई बी, एंड साई स्टार का वैल्यू कितना है? a माइनस आई बी। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये किस फॉर्म में? a प्लस बी, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है? a का होल स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या है? आई बी, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई मीन्स आयोटा, एंड सिंस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, तो हम आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -1। सो ये हो जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर, राइट। माइनस माइनस इट इज इक्वल टू प्लस, तो ये क्या आ गया आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी कैन ऑब्जर्व दैट the value for psi square is equals to a square plus b square, right? कि जो psi square का वैल्यू है it is equal to a square plus b square, and a square plus b square is a completely real part। यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा दिख रहा है क्या? आई दिख रहा है? नहीं। अगर ये आई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये completely it is a real part है। और अगर ये रियल पार्ट है, अगर इफ इट इज अ रियल पार्ट नाउ, सो इट विल हैव अ फिजिकल वैल्यू, इसका कुछ ना कुछ तो फिजिकल वैल्यू रहा होगा, है ना। पहले अगर हम साई का वैल्यू देख रहे थे तो उसमें आई था, है ना, मतलब वो इमेजिनरी भी उसमें कुछ पार्ट था, है ना, रियल पार्ट तो था ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी था। लेकिन अगर हम यहाँ साई स्क्वायर का वैल्यू देखें तो ये कंप्लीटली रियल पार्ट है, एंड अगर कंप्लीटली रियल पार्ट है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, फिजिकल वैल्यू होगा, 5, 10, 15 समथिंग कुछ भी होगा, है ना। और अगर इसका फिजिकल वैल्यू है तो डेफिनेटली इट विल बी फिजिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर इसका फिजिकल वैल्यू है इसका मतलब ये क्या है? फिजिकली सिग्निफिकेंट है, फिजिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, साई आपका फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, है ना, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अब ये जो साई स्क्वायर है, इस साई स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, दिस साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, दिस साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है मन में कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से, लेकिन ये होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, लेट अस सपोज कि दो एरिया है, एरिया ए एंड एरिया नंबर बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और इसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स क्या है, ज्यादा है, मोर पीपल्स। तो अगर एरिया ए इज हैविंग मोर पीपल्स तो ये क्या होगा, ये होगा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, ये क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी।
ठीक है, मोर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, लेस पीपल्स, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी भी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी, है ना। तो ए में हम क्या देख रहे हैं कि ए की डेंसिटी ज्यादा है और बी की डेंसिटी कम है ना। तो इन मोर डेंस रीजन, अगर हम बोले कि यहां से हमको कोई पर्सन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मोर डेंस रीजन से क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर पर्सन ओवर हियर, है ना। यहां से अगर किसी रैंडम पर्सन को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे कम लोग हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो अगर हम वेव का बात करते हैं, वेव में, ठीक है, तो वेव में पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है। तो अगर वेव का बात करें तो वी कैन फाइंड दैट अ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन दैट वेव और नॉट बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के यूज से हम क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी वेव में पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से वी कैन फाइंड कि पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई है, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर हाई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वहां पे हाई चांसेस है ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल, वहां पे क्या है, देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ज्यादा डेंसिटी है इसमें, तो यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो इन अ सिमिलर वे अगर हम किसी वेव का बात करते हैं, किसी वेव का बात करते हैं, तो वेव में पार्टिकल्स होंगी, तो वहां पे पार्टिकल्स का कितना प्रोबेबिलिटी है कि हमें उस रीजन में पार्टिकल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई, इट मींस द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ पार्टिकल इज हाई, है ना। एंड इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज लो, इट मींस द चांस ऑफ गेटिंग द पार्टिकल ओवर देयर इज लो, राइट। तो ये समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का यूज क्या है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का यूज क्या है कि ये हमें हेल्प करता है फॉर फाइंडिंग द चांस ऑफ पार्टिकल ओवर देयर, है ना, कि उस रीजन में पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ये फाइंड करने में ये हेल्प करता है। कौन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अंडरस्टूड। अब एक बात याद रखिए कि वन डायमेंशन में, अगर हम वन डायमेंशन का बात करते हैं, तो वन डायमेंशन में साई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x, t से, ठीक है, x, t से, जहां पे x क्या है, आपका स्पेस है, and t is the time. And if we talk about 3D, है ना, 3 डायमेंशन में, तो साई का जो वैल्यू होता है वो होता है r वेक्टर t, जहां पे r वेक्टर रिप्रेजेंट्स x, y, z, तीनों एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड t तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल सिर्फ एक डायमेंशन में चल रहा है, या तो हो सकता है वो x एक्सिस में चल रहा हो, या तो इट इज पॉसिबल कि वो y एक्सिस में चल रहा हो, या इट इज पॉसिबल कि वो z एक्सिस पे चल रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस पे चल रहा है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द 3D, तो वहां पे पार्टिकल तीनों एक्सिस पे चल रहा होता है, मतलब स्पेस पे चल रहा होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी अंडरस्टूड, है ना। इन 1926 मैक्स बॉर्न जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स बॉर्न, provided the statistical interpretation of psi square. According to him, probability of finding a particle at any point is given by the is at any point of time is proportional to the psi square. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि possibility of finding a particle depends on psi square, right?
इसका मतलब यही हुआ कि किसी पार्टिकल को फाइंड करने का जो पॉसिबिलिटी है, किसी पार्टिकल को फाइंड करने का जो पॉसिबिलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन साई स्क्वायर। साई स्क्वायर मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा उतना चांसेस होगा वहां पे पार्टिकल के मिलने का, और जितना कम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा उतना कम चांस होगा वहां पे पार्टिकल के मिलने का। अंडरस्टूड। और अगर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे पार्टिकल के मिलने का चांस भी कितना है, जीरो है, मतलब वहां पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। सो इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई, इट मींस द चांस ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल ओवर देयर इज हाई. If probability density is low, it means the chance of getting a particle over there is low. And if probability density is zero, it means the chance of getting a particle over there is also zero. ठीक है। अब अगर probability density के range के बारे में बात करते हैं तो the probability density ranges over 0 to 1. इसका range क्या होता है, 0 से 1 तक होता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या आ रहा है टर्म, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का भी हम अगर बात करते हैं तो उसका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के 1 तक, है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी रेंज होता है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा पार्टिकल है, इट इज अ क्वांटम पार्टिकल। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना, कि जो भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, है ना, विच आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज। तो ये कैसा पार्टिकल है, इट इज अ क्वांटम पार्टिकल। और क्वांटम पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। That electron is revolving around the nucleus of an atom. ठीक है, so where electron will be formed, है ना। अगर यहाँ पे हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, तो उसके आंसर को फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिस एरिया पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगा, इट मींस द चांस ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर देयर इज लो। ठीक है, तो इसके आंसर को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कैसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें। देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करना है तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड साई। सबसे पहले तो साई निकालना होगा, वेव फंक्शन निकालना होगा। ठीक है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। अब अगर वेव फंक्शन निकल गया तो फिर क्या निकालना होगा, साई स्टार, यानी कि कॉन्जुगेट, है ना, साई का कॉन्जुगेट निकालना होगा। अब साई स्टार निकल गया तो फिर क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा, साई इंटू साई स्टार विच इज इक्वल्स टू साई का स्क्वायर, और यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी अगर वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देन फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वेव फंक्शन, आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन, and then we need to multiply both the terms, the wave function and the conjugate of the wave function, and the result will be equal to the probability density. ठीक है, अब ये जो साई होता है, यानी ये जो वेव फंक्शन होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे।
अगर टाइम बदलेगा तो साई का वैल्यू भी वहां पे बदलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 सेकेंड पे साई का वैल्यू कुछ फाइंड किए, ठीक है, 1 सेकेंड पे वैल्यू कुछ आया तो 3 सेकेंड पे भी उसका सेम वैल्यू होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना, वो सेम नहीं रहने वाला। यानी क्या होगा, अगर टाइम बदलेगा तो उसके साथ साई का वैल्यू भी बदलेगा, और अगर साई बदलेगा तो वहां से साई स्टार का भी वैल्यू बदलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का भी वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इन 1 डायमेंशन साई का वैल्यू क्या होता है, x, t, एंड 3 डायमेंशन में साई का वैल्यू क्या होता है, r वेक्टर, t। ठीक है, तो हम समझ गए कि वेव फंक्शन क्या होता है। क्या वेव फंक्शन फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है? नहीं, वेव फंक्शन फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट हम उसको अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो फिर फिजिकली सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, एंड ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, एग्जामिनेशन में ये पूछा ही जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं ना, साई इंटू साई स्टार करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, तो हम समझ गए वेव फंक्शन क्या होता है। अब इसी वेव फंक्शन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि स्कॉडिंगर्स इक्वेशन क्या होता है ना। स्कॉडिंगर्स इक्वेशन जो है, इट इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्कॉडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।